एनालिटिकल स्कूल का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचएलए हार्ट के बारे में एंड कैल्शियम के बारे में, लेकिन छोटी सी इंट्रो के बाद। एक्शन। तो एचएलए हार्ट का बर्थ 1907 में और इनकी डेथ 1992 में हुई थी। इनका प्यारा सा चित्र है यहाँ पे आपके सामने और इनके फेमस वर्क्स मैंने नीचे लिखे हैं। सबसे ज्यादा इनका जो फेमस हुआ था ना वर्क, अगर हम मुझसे पूछेंगे तो वो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी ये सारे इनके फेमस वर्क्स है, पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेज ऑन बेंथम, लॉ, लिबर्टी एंड मॉरलिटी, डेफिनेशन एंड थ्योरी इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने पार्ट 1 में इसी लेक्चर के एनालिटिकल स्कूल का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको आई बटन पे भी यहाँ मिल जाएगा, तो उसे देखना। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्टिन ने बताया था लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। जो लॉ है वो सॉवरेन की कमांड है। सॉवरेन ने एक ऑर्डर दिया है जो सबको फॉलो करना ही है, और अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने आगे ये भी बताया था कि सॉवरेन कौन होता है? जो आगे किसी की बात नहीं सुनता, जो किसी के आगे नहीं झुकता। ठीक है, ये कहा था ऑस्टिन ने। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था कि ऑस्टिन को इसी बात पर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसने किया था? एचएलए हार्ट ने। ठीक है, वहीं पर इस लेक्चर की एंडिंग हुई थी। तो एचएलए हार्ट ने क्या कहा कि ऑस्टिन की जो वो थ्योरी है लॉ इज कमांड, आई एम अगेंस्ट दैट थ्योरी। मैं उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि लॉ कमांड है ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा लॉ कमांड इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे रीजंस इन्होंने बताए। इनके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे, वो हम एक फर्दर प्रॉपर एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे रीजंस बताए। तो एचएलए हार्ट ने कहा, सबसे पहला रीजन बताया कि जो ऑस्टिन है उन्होंने सिर्फ ड्यूटी इम्पोजिंग लॉज के बारे में ही बात करी है। ठीक है, मतलब ऐसे लॉज के बारे में ही बात करी है जो ड्यूटी को इम्पोज करते हैं, लेकिन इन्होंने पार कन्फरिंग लॉज को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया। पार कन्फरिंग लॉज जैसे कि ऐसे लॉज जिनसे हमें पार मिलती है, विल्स, कोई भी विल बनाते हैं, ठीक है, वसीहत वगैरह, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इस तरीके के जो लॉज है ना, ये हमें पार देते हैं। तो ये सारे लॉज को निग्लेक्ट किया है किसने? ऑस्टिन ने। ये एचएलए हार्ट ने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि ऑस्टिन के हिसाब से जो सॉवरेन है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है। ठीक है, वो किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड में भी देखें तो मॉडर्न टाइम पीरियड में हमारे पास क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि चाहे वो कितना बड़ा ही ऑफिशियल क्यों नहीं है और चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन है हमारी कंट्री का, उन सभी को लॉ मतलब लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। दे ऑल आर बाउंड विद द लॉ। ठीक है, रूल किसका चलता है? लॉ का चलता है, उस सॉवरेन का नहीं जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ठीक है, अल्टीमेटली वो जो सॉवरेन है, वो जो सुप्रीम है, वो भी लॉ से बाउंड है। ये किसने बताया? एचएलए हार्ट ने बताया। नेक्स्ट एचएलए हार्ट ने बताया कि ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेन ही सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स भी लॉज होते हैं जो कि ऑस्टिन ने निगलेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दिए, और इन्होंने जज मेड लॉ को भी लॉ कहने से इनकार कर दिया, जबकि ये भी एक लॉ ही होते हैं। हम कस्टम्स को, हम जज मेड लॉ को भी मानते हैं एज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑस्टिन है उनके हिसाब से क्या था कि कोई जो लॉ है अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सैंक्शन मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये कहा था ऑस्टिन ने। लेकिन एचएलए हार्ट ने कहा ऐसा हर लॉ में जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें पावर्स देते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि ये विल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो पावर्स देते हैं। तो हर लॉ इज नॉट बैक्ड अप बाय द सैंक्शन, इज नॉट बैक्ड अप बाय द थ्रेट्स। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी लॉ को फॉलो ना भी करें ना, तो बस हमारे से बस ये हुआ कि हमने उस लॉ को ब्रेक किया है, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे भी लॉज होते हैं जो बिना सजा के भी एग्जिस्ट करते हैं एज पर एचएलए हार्ट। तो इन बेसिस के ऊपर इन्होंने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया, और भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया कि ऑस्टिन ने जो कहा दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन,
इसको HLA हार्ट ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि HLA हार्ट ने कहा कि व्हाट इज लॉ, लॉ इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक कर्तव्य है जो सभी को पूरा करना ही है, ठीक है। सो लॉ इज अ ऑब्लिगेशन, और ये कुछ ह्यूमन कंडक्ट को ऑब्लिगेटरी बनाता है, ठीक है, कि आपको ये करना ही है, ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। तो ये है लॉ अकॉर्डिंग टू HLA हार्ट। नेक्स्ट HLA हार्ट ने कहा कि ह्यूमंस जो है वो सोसाइटी में क्यों रहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर ह्यूमन क्या चाहता है सोसाइटी में, अपना सर्वाइवल, और एक अच्छे सर्वाइवल के लिए, एक इफेक्टिव सर्वाइवल के लिए इन्होंने बताया 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है लॉ में। पहली मोरालिटी और दूसरी ह्यूमन रीजनिंग, मतलब इन्होंने इन 2 एलिमेंट्स को इंक्लूड करके 2 स्कूल्स को मिक्स कर दिया, कह सकते हैं, ठीक है। तो मोरालिटी को हमने कहाँ पे पढ़ा, नेचुरल स्कूल में पढ़ा, मतलब यहाँ पे इन्होंने नेचुरल स्कूल को मतलब सपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन रीजनिंग को सपोर्ट किया, मतलब ह्यूमन रीजन को सपोर्ट किया, दैट मीन्स एनालिटिकल स्कूल को सपोर्ट किया, क्योंकि ये 2 चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, और दोनों ही डिफरेंट स्कूल से हैं, इसलिए HLA हार्ट को एनालिटिकल नेचुरलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और HLA हार्ट ने आगे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इफेक्टिव लॉ हो, तो उसमें मिनिमम कंटेंट ऑफ मोरालिटी एंड नेचुरल लॉ होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम उसमें मोरालिटी एंड नेचुरल लॉ होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन उन्होंने इन्हीं 2 चीजों को अगेन सपोर्ट किया है, नेचुरल लॉ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अगेन नेचुरलिस्ट भी हैं ये, तो हम इन्हें सिर्फ एनालिटिकल थिंकर नहीं कह सकते, ही इज एनालिटिकल नेचुरलिस्ट। तो ये मिनिमम कंटेंट ऑफ मोरालिटी एंड नेचुरल लॉ, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, किसने कहा था, HLA हार्ट ने कहा था, क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो लॉ है और मोरालिटी है, ये दोनों का ना कनेक्शन के बारे में इन्होंने बात करी, कहते कि ये है तो दोनों डिफरेंट चीज, कि लॉ इज अ डिफरेंट थिंग एंड मोरालिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का मतलब सेम है, या ये भी नहीं हम कह सकते कि जो लॉ है वो मोरालिटी से निकला है, बट लॉ के बीच में ही मोरालिटी है, लॉ मोरालिटी से निकला नहीं है, लेकिन लॉ के अंदर ही मोरालिटी है, इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि लीगल सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है सोशल रूल्स का, और उसमें ये 2 कंडीशंस होनी बहुत जरूरी हैं, कौन सी, अगेन मोरालिटी एंड ह्यूमन रीजनिंग। तो अब इन्होंने जो बताया ना, जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, ये सिस्टम है कुछ सोशल रूल्स का, इन सोशल रूल्स को ना आगे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ओके, तो फर्दर HLA हार्ट ने, मैंने आपको बताया, रूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। इन्होंने बोला प्राइमरी रूल्स तो वो हो गए जो मतलब कि दूसरों के ऊपर ड्यूटीज थोपते हैं कि आपकी ये ड्यूटी आपको ये करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और गवर्न करते हैं कि आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है, ह्यूमन कंडक्ट कैसे होनी चाहिए कंट्री में, स्टेट में, ये ऐसे रूल्स हैं जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि देखो भैया, कोई भी लॉ है उसको एनफोर्स कराना है तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अगर कोई भी लॉ चेंज करना है तो उसका भी कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, कोई लॉ रिमूव करना है उसका भी कोई भी प्रोसीजर होगा ही। तो जो ये प्रोसीजर्स हैं ये कौन बताता है, ये बताते हैं सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। और आगे इन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, रूल ऑफ चेंज एंड रूल ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो क्या बताता है कि कौन कौन से सोसाइटी में प्राइमरी रूल्स होते हैं, ठीक है, वो बताएगा रूल ऑफ रिकॉग्निशन। कोई ऐसी सोसाइटी मेंबर होना चाहिए जो यही रिकॉग्नाइज करे कि कौन कौन से हमारी सोसाइटी के प्राइमरी रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल ऑफ चेंज, अगर कोई भी रूल को चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, वो सारा प्रोसीजर कौन बताएगा, रूल ऑफ चेंज बताएगा। और एक इन्होंने तीसरा बताया कि रूल ऑफ एडजुडिकेशन, जैसे जजेस का काम होता है कि अगर कोई हमारा राइट वायलेट हुआ है तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है जो हमें
मिल सकती है, ठीक है। तो वो है रूल ऑफ एडजुडिकेशन। तो जो ये एच.एल. हार्ट ने इतनी सारी थ्योरी दी ना, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। भाई हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना, तो एच.एल. हार्ट की थ्योरी नो डाउट मुझे भी काफी अच्छी लगी, लेकिन हमारे दिमाग से ये तो निकल गया कि लॉ जो है वो सिर्फ रूल्स नहीं होता, ठीक है। तो यही बात पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। इनको क्रिटिसाइज करने वाले कौन से बंदे थे, उनका नाम भी देख लीजिए, रोनाल्ड ड्वर्किन एंड लॉन एल फुलर। अच्छा, लॉन एल फुलर के साथ तो एच.एल. हार्ट की डिबेट भी बहुत हुई, और ये डिबेट बहुत फेमस है। इसको हम एक फर्दर सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसे जरूर देखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो लॉन एल फुलर और रोनाल्ड ड्वर्किन ने एच.एल. हार्ट को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि क्या लॉ सिर्फ सिस्टम ऑफ रूल्स है, इसमें स्टैंडर्ड्स कहाँ है, पॉलिसीज कहाँ हैं और प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, इन सब की कोई स्पेस नहीं है क्या लॉ में। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो ये एच.एल. हार्ट जब ऑस्टिन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि जजेस जो होते हैं वो भी जो लॉ बनाते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, बट इनकी उसी बात को क्रिटिसाइज किया गया। और क्या कहा गया कि जो जजेस हैं उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती कि वो न्यू लॉज को क्रिएट कर सके, बना सके। तो इस तरीके से एच.एल. हार्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया। अब हम बात करते हैं केल्सन के बारे में। तो हंस केल्सन के बारे में बात करते हैं। इनका बर्थ 1881 में और डेथ 1993 में हुई। फेमस वर्क्स आपके सामने हैं, ठीक है। और पहले 3 जो हैं ये मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, और उनमें से भी सबसे ज्यादा फेमस वर्क जो है वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भाई जो भी आता है ना थिंकर, उसकी अलग ही थिंकिंग है, हर कोई अपनी अपनी ही डेफिनेशन देता है लॉ के बारे में। तो हंस केल्सन पीछे क्यों रहे, इन्होंने भी अपनी ही डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा लॉज आर डायरेक्शंस टू ऑफिशियल्स, कि ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शंस जो मिलती है ना कोई भी काम करने की, कि किस तरीके से आगे हम कानून बनाए वगैरह, जो भी वो काम करते हैं ऑफिशियल्स को, जो वो डायरेक्शंस है, वो जो डायरेक्शंस है उन्हीं को हम बोलते हैं लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंस केल्सन। और इनकी थ्योरी को वियना स्कूल भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं इनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी नॉर्म है, कोई भी रूल है, कोई भी नॉर्म जो है, वो उसको कहाँ से वैलिडिटी मिलती है, उसको एक पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, फिर उसको भी फर्दर एक पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। तो फाइनली जो सभी चीजें हैं उन सभी को कहाँ से वैलिडिटी मिलेगी, एक अल्टीमेट चीज से, जिसे हम कहते हैं ग्रुंड नॉर्म जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्म है उसको पिछले नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली इन सबको कहां से वैलिडिटी मिल रही है, जो इनके सबसे ऊपर है। इस पूरे इन्होंने कहा ये ना एक पूरा स्ट्रक्चर होता है नॉर्म्स का, ठीक है। और इन सभी नॉर्म्स के ऊपर जो सबसे सुप्रीम है वो होता है ग्रुंड नॉर्म। तो यही सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है। मैंने कहा कि हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्म 1 जो है वो नॉर्म 2 से आया, नॉर्म 2 नॉर्म 3 से आया फर्दर, ठीक है। और अल्टीमेटली ये सब कहाँ से हैं, ग्रुंड नॉर्म से हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये यहाँ से हैं, लेकिन हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि ये ग्रुंड नॉर्म कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम ग्रुंड नॉर्म को डिस्कस करने बैठ गए ना, तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो प्योर रह ही नहीं जाएगी। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें आ जाएगी मॉरलिटी, उसमें एथिक्स, उसमें रिलीजन, और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी, फिर से पहले वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपको बस ये नहीं देखना कि ग्रुंड नॉर्म कहाँ से आया, बस ये देख लीजिए कि बस ग्रुंड नॉर्म से ही सारे नॉर्म्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ना, ये थ्योरी एक अगेंस्ट रिएक्शन है किस चीज की, कि जो लॉ में बहुत सारी चीजों को एड ऑन करते जा रहे थे ना, मॉरल्स, एथिक्स, रिलीजन, बहुत सारी चीजों को हम एड ऑन करते थे, उन सारी चीजों के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। इन्होंने सीधी सीधी बात बोल दी कि आपको ये नहीं देखना कि ग्रुंड नॉर्म कहाँ से आया, नहीं तो अदरवाइज आप फिर से उन सारी चीजों को बीच में इंक्लूड कर दोगे, और देन यू विल अगेन कंफ्यूज लॉ विद अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कमांड जो है वो जरूरी नहीं कि वो सॉवरेन से ही आए, उस कमांड के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, और उन सोर्सेज में से हो सकता है कोई एक सॉवरेन हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कमांड सॉवरेन से ही आए। नेक्स्ट, पीपल जो हैं वो कमांड को जरूरी नहीं कि वो सैंक्शन के कारण, पनिशमेंट के कारण फॉलो करते हैं, बट
उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है ग्रुप नॉर्म के कारण, ठीक है, इसलिए भी वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि मतलब सैंक्शन के डर के कारण फॉलो नहीं करते, इसका मतलब इनकी थ्योरी में फियर एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, इसलिए जो यहाँ पर जो ये कमांड के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस कमांड को डिसाइकोलॉजाइज्ड कमांड भी कहा जाता है। तो ये था हंस केल्सन के बारे में एंड दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे लीगल अपडेट्स में डालती रहती हूँ। लीगली अपडेटेड रहिए, मेरे से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए आई मीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो आप मुझसे वो वहां पे कनेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। पेड नोट्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।